नमस्कार, पहाड़ प्राइम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से खबर, जहां उत्तराखंड के सभी सांसदों के साथ कल बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम बैठक करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल शाम 8 बजे निशंक के आवास पर यह बैठक होनी है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले सांसदों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और इस बाबत कल शाम 8 बजे ये बैठक है। वहीं धामी सरकार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जल्द ही दायित्व दे सकती है, मगर कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि सरकार कर्ज के बोझ तले दबी है, लेकिन सरकार को दायित्व देने की सूझ रही है। ऐसे में अगर ये दायित्व दिया जाता है तो सरकार पर और भी ज्यादा बोझ बढ़ेगा और ऐसे में ये स्थिति प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। सरकार कर्ज में डूबी हुई है। सरकार के पास अर्थव्यवस्था पूरी कमज़ोर अर्थव्यवस्था उत्तराखंड की, और लगातार कर्ज लेकर सरकार विकास की बात कर रही है। और ऐसे में अगर ये दायित्वधारियों का जिम्मेदारी दी जाती है, पिटारा खुलता है, तो सरकार में पर ही बोझ बढ़ेगा, जनता पर बोझ बढ़ेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने जीवनदीप आश्रम के वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही जीवनदीप आश्रम में बाल गुरुकुलम का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश बेहतर कार्य कर रहा है। नई शिक्षा नीति आने के बाद शिक्षा के स्तर में और सुधार होगा। विद्यार्थियों के साथ, सभी बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ, सभी के साथ मिलना हुआ है यहाँ पर, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। वहीं जहाँ देश के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, उसको उत्तराखंड राज्य के अंदर हम ने लागू किया है। उसमें तमाम आयामों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, और नई शिक्षा नीति के आने से निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों का जो शैक्षिक स्तर है, जो उनका मानसिक स्तर है, जो उनका कौशलम है, हर प्रकार से उसमें वृद्धि होगी। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली जीत से आगामी चुनाव में भी कांग्रेस को फायदा होगा। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि इससे उत्तराखंड कांग्रेस भी सबक लेगी। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के 2 बड़े कारण रहे हैं। एक, कांग्रेस की तरफ से कुछ कमियां हुई, तो दूसरा, उत्तराखंड के लोगों को भी झूठ और सच में फर्क करना पड़ेगा। ये परिवर्तन का दौर हिमाचल के साथ प्रारंभ हुआ है, और इस दौर को और आगे बढ़ाने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो हमारे पास एक सशक्त माध्यम है। और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ने कुछ यात्राएं की हैं, और इन यात्राओं के सिलसिले को हम और आगे बढ़ाएंगे। कुछ हमारी अपनी चूकें रही हैं, कमियां रही हैं, जिनको हमको दूर करना पड़ेगा। यदि हमको आगे जीत का सिलसिला जारी रखना है, प्रारंभ करना है, तो हमको अपनी चूकों को दूर करना पड़ेगा। और दूसरा, राज्य के लोगों को झूठ और सच में फर्क करना पड़ेगा। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री गण सम्मिलित हैं, इस राज्य में चुनाव के वक्त में एक झूठ परोसा, कहा कि कांग्रेस ने कहा है, और उसमें एक बयान दिखाया गया, एक झूठा अखबार दिखा करके ये कहा गया कि कांग्रेस ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो बिल्कुल सरासर झूठ था। देहरादून में पीआरडी मुख्यालय में प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान पीआरडी जवानों की तरफ से रैतिक परेड आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले पीआरडी जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि दी। रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी कल्याण कोष को 50 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ करने की तैयारी है। साथ ही पीआरडी स्वयंसेवकों की अधिकतम उम्र 50 से बढ़ाकर 60 साल की जाएगी। आज पीआरडी का जो है वो स्थापना दिवस है, तो उसी लक्ष्य को लेते हुए जो है आज स्थापना दिवस और मनाया गया, जिसमें हमारे पीआरडी जवानों ने अपनी रैतिक परेड यहाँ पर हम सबके सामने प्रस्तुत करी। एक हफ्ते में उनकी तैयारी थी, और अपने पीआरडी जवानों के जो अपने मृत आश्रित हैं उनको भी आज विभाग की ओर से जो सहयोग हो सकता था, वह सहयोग आज प्रदान किया गया।
एक तरफ उत्तराखंड के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, इस बीच ऐसे 109 डॉक्टर्स हैं जो काफी समय से अपने काम पर ही नहीं आए। स्वास्थ्य विभाग इन्हें नोटिस भी भेज चुका है, मगर डॉक्टर साहब हैं कि आने को तैयार नहीं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है, वहीं 109 डॉक्टर ऐसे हैं जो सालों से अपने काम पर आए ही नहीं। अब आपको जिलेवार स्थिति दिखाते हैं कि कहां कितने डॉक्टर लापता हैं। नैनीताल जिले में 5 डॉक्टर अनुपस्थित चल रहे हैं। बागेश्वर जिले में 5, चंपावत जिले में 4, तो पिथौरागढ़ जिले में 4 डॉक्टर ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी से नदारद है। इधर अल्मोड़ा जिले में 12, उधम सिंह नगर जिले में 20, देहरादून में 10 और पौड़ी जिले में 13 डॉक्टर गायब हैं। उत्तरकाशी जिले की बात करें तो यहाँ 6 डॉक्टर, टिहरी जिले में 9, रुद्रप्रयाग जिले में 3, चमोली जिले में 3 और हरिद्वार जिले में 15 डॉक्टर अनुपस्थित हैं। लापता चल रहे डॉक्टर्स को नोटिस भी दिया जा चुका है, मगर डॉक्टर साहब फिर भी ड्यूटी पर नहीं लौट रहे हैं। जहाँ पर भी ऐसे डॉक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, सीएमओ से उनकी रिपोर्ट मंगा ली है और सीएमओ जैसे ही हमें रिपोर्ट प्रेषित करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमने सभी डॉक्टर जो हमारे यहाँ अनुपस्थित चल रहे हैं इस पर कार्रवाई पूर्ण कर ली है। जो काफ़ी लंबे समय से नहीं है उन पर कार्रवाई चल रही है। उनका अखबार में भी कुछ महीने पूर्व दिया जा चुका है, उनको नोटिस भी प्रेषित किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के पास अनुपस्थित चल रहे डॉक्टर्स की पूरी लिस्ट है, लेकिन अभी तक नोटिस से आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल ये है कि इन डॉक्टर्स पे इतनी मेहरबानी आखिरकार क्यों? क्या स्वास्थ्य विभाग लाचार है या वजह कुछ और है? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैथुरा की रिपोर्ट। कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास रिजर्व क्षेत्र में होटल्स, रिजॉर्ट और फार्म हाउस के निर्माण का मामला एक बार फिर से एनटीसीए तक पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि कॉर्बेट के आसपास नियमों की अनदेखी हो रही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे बाघों का घर कहा जाता है, हर साल बाघों के दीदार के लिए हजारों की संख्या में सैलानी कॉर्बेट आते हैं। मगर कॉर्बेट पार्क इन दिनों किसी और वजह से चर्चा में है। कॉर्बेट पार्क के आसपास हुई कमर्शियल गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर एनटीसीए ने वन विभाग को नोटिस भेजा है। वन विभाग पर बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने और नियमों को तोड़ने का आरोप है। उत्तराखंड सरकार ने एक अपनी पॉलिसी ड्राफ्ट करी है इको सेंसिटिव जोन की, जहां पर कि उसने जो इको सेंसिटिव जोन की जो दूरी है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से नापी है, जबकि बफर एरिया जो कानून है एनटीसीए का, एनटीसीए ने जो अपना कानून निर्धारित करा है, जो एनटीसीए की गाइडलाइंस है, वो कहती है कि जो इको सेंसिटिव जोन की जो दूरी होगी वो बफर एरिया से होगी। इस मामले पर वन विभाग ने एनटीसीए को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी निर्णय होगा उसको देखा जाएगा, परीक्षण कराया जाएगा और निश्चित रूप से कुछ ही तरह के अतिक्रमण को फॉरेस्ट में अलाउ नहीं किया जाएगा। उधर वन विभाग के मुख्य वन जातीय प्रतिपालक समीर सिन्हा का दावा है कि जो भी रिजॉर्ट, होटल कॉर्बेट के आसपास बने हैं वो बफर जोन का क्षेत्र नहीं है। ये बफर जोन वाइल्ड लाइफ एक्ट में अब एक विधिक शब्द है और उसकी एक परिभाषा उसमें व्याख्यापित है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कॉर्बेट के बफर जोन में कोई भी रिसॉर्ट, कोई भी निजी संपत्ति या कोई भी रिसॉर्ट नहीं है। जो भी वहाँ पे रिसॉर्ट इत्यादि बने हैं वो निजी भूमि में बने हैं और वो बफर क्षेत्र का भाग नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिरकार कॉर्बेट में क्या वाकई नियमों के खिलाफ काम किया जा रहा है? क्या वन विभाग के अधिकारी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं? अगर ये सब हो रहा है तो इसके पीछे कौन लोग हैं? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। और अब खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में पढ़ाई के तनाव से परेशान एक बच्चे ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी बना डाली। बताया जा रहा है कि 5वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने अपने परिजनों को झूठी कहानी सुनाई कि कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया था और किसी तरह से उसे उनके चंगुल से भागकर उसने जान बचाई है। पुलिस ने अब सीसीटीवी के जरिए घटनास्थल के आसपास के इलाके में संदिग्ध की तलाशी की तो कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस की सुई छात्र की तरफ घूमी तो पता चला कि उसने अपहरण की झूठी कहानी बनाई थी ताकि उसे ट्यूशन जाने से छुटकारा मिल सके। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आजकल बच्चे जो है इस उम्र में कहीं पढ़ाई की टेंशन से या अन्य कारणों से कभी कभी अन्यत्र स्टोरी बता देते हैं। तो बच्चे के पेरेंट्स को और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर जब सारी जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि थोड़ा वो पढ़ाई को लेकर ज़्यादा ओवर एग्जर्ट था और इस कारण से कि ट्यूशन से ना जाना पड़े, तो उसने ऐसी एक बात बता दी थी जिससे कि घर में लोग उसे ना भेजें।
पहाड़ पर नशे के बढ़ते प्रचलन को लेकर अब जहां प्रतिनिधि भी चिंतित हैं, इसे लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने सवाल उठाए। प्रदीप टम्टा ने कहा है कि युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है, मगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। और इसके साथ ही टम्टा का ये भी कहना है कि प्रभारी मंत्री भी कार्यकर्ताओं की बात को अनसुना कर रहे हैं। बागेश्वर जिला भी स्मैक के प्रभाव क्षेत्र में जकड़न में बढ़ रहा है। अगर इसको रोका नहीं गया तो यहाँ के नौजवानों के भविष्य एक बड़ा प्रश्न है। और ये स्मैक का तंत्र कहीं न कहीं प्रशासनिक मशीनरी की फेलियर है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हरिद्वार के संत सवाल उठा रहे हैं। संतों की मांग है कि लिव इन रिलेशनशिप पर रोक लगनी चाहिए और सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए। प्रकृति का जो नियम है उसके अनुसार ही पाणिग्रहण संस्कार की एक विधि है हमारे यहाँ, उसके अनुसार ही शादी का विधान होना चाहिए। और इस प्रकार की जो घटनाएं समाज में घट रही हैं, एक दूसरे धर्म और दूसरे धर्म के लड़के लड़कियां आपस में अगर रहते हैं फिर बाद में ये घटनाएं, पीछे कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, इस पर राज्य सरकार और भारत सरकार को बहुत ही धैर्य से विचार करके, सभी समाज के प्रमुख लोगों से विचार करके इस पर एक विशेष कानून बनाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जो लिविंग रिलेशनशिप है वो निसंदेह भारत में सजातीय होना चाहिए, सपारंपरिक होनी चाहिए और किसी के बहकावे में हमारी बेटियां, हमारी बहनें और हमारी घर की जो अबोध बालाएं हैं वो ना आएँ। भारत सरकार से भी मेरा आग्रह रहेगा कि भारत सरकार इस पे कठोर से कठोर निर्णय ला करके देश और समाज को स्वच्छंद बनाए। खबर पिथौरागढ़ से, जहां बेस अस्पताल काफी समय से बनकर तैयार है, लेकिन अस्पताल अभी तक संचालित नहीं हुआ है। इस बीच अस्पताल का बिजली का बिल भी आना शुरू हो चुका है। बिजली विभाग की तरफ से अस्पताल को 49 लाख रुपए का बिजली का बिल भेजा गया है। इससे पहले जो है कोविड के टाइम पर कोविड आइसोलेशन सेंटर बना रखा था, जिस वजह से वहाँ बिजली का कनेक्शन जो है हमने ले लिया था। तो उसके बाद जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा है, तो उस ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए हमें कुछ जो है पावर बढ़ानी पड़ी, तो उस वजह से बिल का रेट भी अधिक रहता है। और उससे पहले हम 7.5 लाख रुपए पेमेंट कर चुके हैं और वर्तमान में 26 लाख के आसपास हमारे यहाँ पेंडिंग पड़ा है। और इसके लिए हमने सीएम रिलीफ फंड से जो है पैसे देने के लिए जो लिखा है और उसका एक रिमाइंडर दे दिया है। अगर वो वहाँ से पैसे धनराशि आती है तो हम इसका पेमेंट कर दें। पौड़ी में निचड़ी वन पंचायत की भूमि पर विवाद हो गया है। दरअसल घड़ियाल मंदिर के पास वन पंचायत की जमीन पर वन विभाग ने वॉच टावर लगाने का प्रस्ताव सरपंच को भेजा था। सरपंच समेत वन पंचायत सदस्यों के द्वारा इस पर अपनी सहमति भी जताई गई, मगर कुछ लोगों ने इसका काम रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वॉच टावर निर्माण से यहाँ पर बने मंदिरों को नुकसान पहुँच रहा है। प्रस्ताव आया था कि हमें जो है भूमि की आवश्यकता है, वो प्रस्ताव मैंने ग्राम सभा में वन पंचायत की बैठक बुलाई थी। उसमें कुछ व्यक्ति आए थे, 45-46 व्यक्ति आए थे, लेकिन वो प्रस्ताव मैंने विभाग को दिया था। उसके अलावा न विभाग को मैंने पर्सनल कोई लेटर दे रखा है, न विभाग को मैंने ये बता रखा है कि आपने ये भूमि पे काम करना है या आपने यहाँ पे काम करना है। उधर अल्मोड़ा शहर निर्माणाधीन बस स्टैंड का काम अब मानकों के हिसाब से नहीं होगा। कांग्रेस सरकार ने इसके लिए जहां करीब 16.5 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया था अपने समय पर, मगर मौजूदा सरकार ने इसके बजट में करीब 2.5 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। ऐसे में अब यहां से सिर्फ रोडवेज बसों का ही संचालन किया जा सकेगा, जबकि इसमें टैक्सी, केएमयू की बसों का भी संचालन होना था। आज के समय में अल्मोड़ा जो ये उत्तराखंड परिवहन निगम का अपना बस अड्डा बनने जा रहा है, पूर्व के मानकों के अनुरूप नहीं बन पा रहा है। इसमें ये बहुत ही बस अड्डा बनना था और ये आज सिर्फ हमारे रोडवेज के उपयोग में ही आ पाएगा, जबकि इसमें संचालित होनी थी केमू की बसें, टैक्सियाँ और अतिरिक्त जो बाहर से आने वाली बसें भी थी वो भी संचालित होनी थी। लेकिन ये आज के पूर्व में दिए हुए बजट के अनुरूप नहीं बन पाया है और इसमें भारी कटौती कर दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।